पार्ट है यूनिट 4 में से जो बचा है अभी वायरसेस के बारे में. आई विल बी आई एम रेफरिंग फॉर सम विद सम नोट्स. सो मुझे और नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी. सो देन वी विल बी कंप्लीटिंग इट. ओके. So topic for today is about a unit 2. Okay. And it consists of DNA cloning and restriction enzymes. Okay. So I think we have covered this in some form or other, but क्योंकि आपको unit 2 पढ़ाना ही है तो we will be covering everything. Okay. So you can refer this iGenetics book, chapter 8. Okay. With page number 172. Okay. Okay. So there are so first जो है आपका the it consists of DNA cloning and 3 steps in DNA cloning. Okay. So actually multiple steps रहते हैं. So ये 3 steps एकदम simplify करने के लिए दिया हुआ. ठीक है. So DNA is cloned molecular. तो cloning क्या होता है? What is cloning? Cloning is nothing but just a second. Cloning is nothing but making copies of DNA. Okay. Making copies of DNA. Okay. Same copies. ठीक है. तो क्लोन मतलब कॉपी होता है. ठीक है. ओके. सो अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं? वी आर मेकिंग क्लोन ऑफ डीएनए. ओके. सो बेसिकली वी आर सेइंग कि वी आर मेकिंग कॉपीज ऑफ डीएनए. जैसे जो रेप्रोग्राफी होता है या आप जेरोक्स बोलते हो, तो जेरोक्स बेसिकली आपका क्या हो रहा है? आप एक जैसे आप मटेरियल डालोगे वैसे का वैसे आपको आउटपुट मिलता है. राइट. राइट. सो वैसे ही इधर डीएनए क्लोनिंग भी है. ओके. तो इधर 3 मेजर स्टेप्स बोल सकता हूँ. तो 3 मेजर स्टेप्स फॉलो होता है मॉलिक्यूलर क्लोनिंग में. और वो क्या क्या है? तो पहला है ऑर्गेनिज्म ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है. तो आपको ऑर्गेनिज्म ऑफ इंटरेस्ट आइसोलेट करना पड़ेगा. ये फर्स्ट स्टेप है. ओके. ऑर्गेनिज्म ऑफ इंटरेस्ट आइसोलेट करना पड़ेगा. राइट. सो अगर फॉर एग्जांपल आपको ह्यूमन का क्या बोलते हैं, ह्यूमन का डीएनए का क्लोन बनाना है. ठीक है. ह्यूमन ने हो गया. ह्यूमन डीएनए का क्लोन बनाना है तो क्या करोगे आप? ह्यूमन डीएनए का क्लोन बनाना है तो क्या करोगे? ह्यूमन सैंपल यूटिलाइज करोगे. राइट. ह्यूमन सैंपल यूटिलाइज करोगे अगर ह्यूमन डीएनए का क्लोन बनाना. राइट. तो आप इको लेगा तो नहीं निकालोगे. राइट. सो आपको पहला काम करना पड़ेगा, आपको आइसोलेट करना पड़ेगा. ठीक है. सो फ्रॉम अगर मैं ह्यूमन का अगर मुझे डीएनए चाहिए तो आई कैन यूज स्किन सैंपल्स हो सकते हैं. स्किन सैंपल में भी आपको यूकैरियोट्स मिल जाएंगे, प्रोकैरियोट्स मिल जाएंगे. सो उसको अगर मुझे करना है तो आई कैन यूज सम काइंड ऑफ मतलब इंजेक्शन से मैं सैंपल्स, टिश्यू सैंपल्स निकाल सकता हूँ. एंड देन टिश्यूज को मैं उसमें से डीएनए आइसोलेट कर सकता हूँ. ओके. ठीक है. सो ये बात क्लियर है कि वी हैव टू आइसोलेट आवर टारगेट सेल्स फर्स्ट. ओके. ठीक है. क्लोन बनाना है तो कभी भी फर्स्ट थिंग है आपको आपका जो टारगेट है. ठीक है. तो आपको वो आइसोलेट करना पड़ेगा. टारगेट ऑर्गेनिज्म हो सकता है या टारगेट सेल्स हो सकते हैं, टिश्यूज हो सकते हैं. ठीक है. ठीक है. कौन सा भी ऑर्गेनिज्म हो आपको पहले आइसोलेट करना पड़ेगा ऑर्गेनिजम्स को, या आपको बेसिकली डीएनए आइसोलेट करना पड़ेगा. अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूँ तो हम लोग को डीएनए आइसोलेट करना है. तो ऑब्वियसली आपको जब ऑर्गेनिज्म आपका प्यूरिफाइड फॉर्म में, तब आप अच्छे से सॉरी डीएनए डीएनए एक्सट्रैक्ट कर सकोगे एंड आइसोलेट कर सकोगे. एक्सट्रैक्शन इज डिफरेंट, आइसोलेशन इज डिफरेंट. ठीक है. और इसको आप जब डीएनए एक्सट्रैक्शन हो गया, यू कैन ऑब्वियसली क्वांटिफाई दैट डीएनए. आप क्वांटिफाई कर सकते हो कितना क्वांटिटी है डीएनए का. तो क्लोनिंग के लिए तो 50 नैनोग्राम पर माइक्रोलीटर इट इज इनफ. ओके. ओके. सो 50 नैनोग्राम इन माइक्रोलीटर. ठीक है. इट इज इनफ. ओके. नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है आपका
सेकेंड जो स्टेप है इट इज ऑन, अभी आपको क्या करना है, क्योंकि आपको क्लोन करना है, ठीक है, ओके। सो आपको क्लोन करना है डीएनए को, राइट। तो आपको क्लोन करना है, तो क्लोनिंग के लिए हम लोग को वेक्टर्स का ज़रूरत रहता है, ठीक है। तो हम लोग डिटेल में बात करेंगे व्हाट इज़ वेक्टर्स, राइट। तो वेक्टर में एक आता है प्लाज्मिड आता है, ठीक है, एक कॉस्मिड आता है, फिर फार्जमिड आता है, ओके। आई थिंक ये है कि नहीं देखना पड़ेगा। फिर बैक आता है, फिर यैक आता है। हम लोगों ने पढ़ा है बैक यैक के बारे में, यस। बैक यैक, प्लाज्मिड, कॉस्मिड, फार्जमिड, ठीक है। होपफुली आपने सबने सुना रहेगा, यस, ठीक है। ओके, नैतिक ने यू बोला है, यू क्या होता है, ठीक सर है, वो गलती से हुआ। हाँ चलेगा चलेगा। ओके, सो आपको क्या करना है, वेक्टर से यूटिलाइज करना है। तो वेक्टर जब भी अभी आप जैसे फॉर एग्जांपल प्लाज्मिड वेक्टर्स ले रहे हो, कॉस्मेट ले रहे हो, फार्जमेट ले रहे हो, ठीक है, ओके। सो अभी क्या करना है आपको, ये वेक्टर्स ले लिया आपने। अभी जो वेक्टर का में क्या होता है, वेक्टर, आइडियल वेक्टर आपने सुना है, आइडियल वेक्टर क्या होता है, आइडियल वेक्टर, तो आइडियल वेक्टर में ओरा ही रहेगा, है ना, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिधर से ऑर्गेनिज्म ऑटोनोमसली रेप्लिकेट कर सके, ठीक है। फिर उधर क्या आता है, मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स होते हैं, एमसीक्यूज बोला जाता है, ये पॉलीक्लोनल पॉलीलिंकर बोला जाता है उसको, ठीक है। और फिर और क्या रहता है, मार्कर रहते हैं, राइट, मार्कर रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्या हो गया मार्कर में आपका, मार्कर में आपका कौन क्या हो गया मार्कर, तो मार्कर में आ जाता है आपका क्या आ जाता है, आपका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। आपका और भी बहुत सारे होते हैं, ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन भी हो गया, ठीक है, लैक्जेड हो गया, ठीक है। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ मार्कर, ठीक है। तो ये 1 मार्क्स के लिए आ सकता है, एग्जांपल्स ऑफ मार्कर, ठीक है। ओके, सो एमसीक्यू में क्या हो गया, रेस्ट्रिक्शन साइट्स है सब, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन साइट्स है, ऑब्वियसली रेस्ट्रिक्शन साइट्स है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, अ, अभी आपको क्या करना पड़ेगा, जो आइसोलेटेड डीएनए, ठीक है, आइसोलेटेड डीएनए यू हैव टू चेक, यू हैव टू चेक आइसोलेटेड डीएनए कि आपको कौन सा एक पर्टिकुलर सेगमेंट चाहिए डीएनए का, एंड इफ इट हैज फ्लैंकिंग रेस्ट्रिक्शन साइट्स और नॉट, ठीक है। अगर उसके पास रेस्ट्रिक्शन साइट फ्लैंक करता है, मतलब जीन के बीच में रेस्ट्रिक्शन साइट नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा टारगेट जीन है, अगर उसमें रेस्ट्रिक्शन साइट बीच में आ गया तो ये इसके टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है। सो यू हैव टू चेक डीएनए, ठीक है। और जो जीन है उसके बाजू में आपको आपका रेस्ट्रिक्शन साइट्स होना चाहिए, ठीक है, ना कि इधर होना चाहिए, बीच में कहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यू हैव टू चेक फॉर रेस्ट्रिक्शन साइट। आपने अगर एकदम रिसर्च स्टडी किया, सो यू विल गेट दैट, okay. So obviously then you will be utilizing restriction enzyme, okay. सबको पता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में, सबको पता है कि नहीं पता, अगर नहीं पता रहेगा फिर भी वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इट, ओके, ठीक है। सो अभी क्या करोगे, वेक्टर एंड टारगेट डीएनए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये प्लाज्मिड वेक्टर, ठीक है, प्लाज्मिड वेक्टर है, और ये तुम्हारा टारगेट डीएनए, ठीक है, टारगेट डीएनए। तो आपने इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट किया, जैसे फॉर एग्जांपल BAM-H1 हो गया, ठीक है, ठीक है। नाम कैसे आता है वो हम लोग देखेंगे। इसको भी हम लोग प्लाज्मिड को भी सेम एंजाइम से कट करेंगे, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूटिलाइज करेंगे। तो इसको भी BAM-H1 से ट्रीट करेंगे, एंड टारगेट को भी BAM-H1 से ट्रीट करेंगे। तो टारगेट इधर और इधर कट कर, मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इधर और इधर कट करेगा, ठीक है। So depending on restriction enzyme, it will form staggered cut और blunt cut, ठीक है। स्टैगर्ड कट मार सकता है। स्टैगर्ड कट में क्या होता है, जैसे ये डीएनए, ठीक है, एग्जांपल स्टैगर्ड कट क्या होता है,
जैसे फॉर एग्जांपल ये GATC सीक्वेंस है, ठीक है, ये वापस यूज करने को मिला मुझे। ओके, अगर स्टैगर्ड कट में क्या होता है, ये ऐसा कट होता है और ऐसा कट होता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, आपको सीक्वेंस ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है, CTA, ओके। तो ये एक ऐसा मैं बोल सकता हूँ, ओके। और दूसरा सीक्वेंस क्या मिलेगा आपको, ATC, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ओवरहैंग्स बोलते हैं, ये जो ये पार्ट है ना, ये पार्ट है, इसको ओवरहैंग्स बोला जाता है, ठीक है, ओके। सो अगर ये 3' है तो इसको बोलेंगे 3' ओवरहैंग। अगर फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ये 5' है, अगर 5' है तो इसको 5' ओवरहैंग बोला जाता है, ठीक है, ओके। सो आपने फॉर एग्जांपल इधर टारगेट डीएनए को कट किया विद सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो आपको सेम स्टैगर्ड कट्स मिलेंगे, ठीक है। सेम स्टैगर्ड कट से क्या होता है, जो एंजाइम जो आपका टारगेट डीएनए, ठीक है, वो इधर आके आराम से बैठ जाएगा, ठीक है। तो उसका भी कॉम्प्लीमेंट, अगर सेम सेम एंजाइम से कट किया है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया है, तो उसका भी AT रहेगा और इधर भी ऐसे ही रहेगा, ठीक है, ओके। सो इसमें कहीं कुछ और सीक्वेंसेस हो सकते हैं, तो वो हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है, हमारा टारगेट ये है ना उसमें, ठीक है। बट अभी इधर क्या हो गया, आपने क्या किया इसको, ये स्टेप को बोला जाता है जिधर आपका वेक्टर, तो पहला स्टेप क्या था इसमें कि आपने जो आपका टारगेट डीएनए या जो आपने आइसोलेट किया डीएनए, राइट, आपने आइसोलेट किया था डीएनए, राइट। अभी उसमें से आपको स्पेसिफिक सेगमेंट चाहिए, तो आपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूटिलाइज किया, और सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को वेक्टर से भी उसको एक्सपोज किया, तो वेक्टर में भी सेम कट आएगा एंड आपका टारगेट डीएनए में सेम कट आएगा। अभी आप क्या करोगे, दोनों को मिक्स करोगे। अच्छा, अभी दोनों का मिक्सचर का भी एक रेशियो रहता है, तो 1:3 का रेशियो है वो, ठीक है। मतलब 1 वेक्टर रहेगा और उसका 3 टाइम वुड भी आपका टारगेट डीएनए, ओके। सो 1:3 मतलब 1 विल बी वेक्टर का क्वांटिटी एंड 3 टाइम्स वुड बी टारगेट डीएनए का क्वांटिटी, क्योंकि क्या होता है, वेक्टर सेल्फ सील हो जाता है, ठीक है। सेल्फ सीलिंग में क्या होता है, वेक्टर कट होता है और उसमें अगर टारगेट डीएनए नहीं आता तो वो वापस रीसील हो जाता है, ठीक है, वापस रीसील हो जाता है, ठीक है। तो अगर वेक्टर के अंदर टारगेट डीएनए जाता है तो वो ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो उसमें सेल्फ सीलिंग नहीं होती, वो चिपक इसमें लाइगेट कर देता है, तो ये स्टेप को हम लोग बोलते हैं लाइगेशन। लाइगेशन में क्या होता है, या लाइगेट करना, लाइगेट में क्या करते हैं, आपका टारगेट डीएनए और वेक्टर दोनों एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट हो जाते हैं, मतलब जो टारगेट डीएनए वो इंटीग्रेट हो जाता है इनटू वेक्टर, सिंपल, ओके। सो टारगेट डीएनए आपका इंटीग्रेट हो जाता है इनटू वेक्टर, मतलब अंदर इंसर्ट हो जाता है, ठीक है। ये स्टेप को बोलते हैं लाइगेशन, ठीक है, इसको लाइगेट भी बोला जाता है, ठीक है। एंड इट कैन टेक प्लेस बिटवीन नॉर्मल टेम्परेचर ऑल्सो, बट सबसे बेस्ट जो लाइगेशन देते हैं वो 16 डिग्रीज से 4 डिग्रीज भी कोई कोई लोग रखते हैं, उसको फ्रिज में भी रखा जाता है, ठीक है, ओके। 16 डिग्रीज या 4 डिग्रीज पे आप रख सकते हैं एंड सबसे हाई एफिशिएंसी लाइगेशन टेम्परेचर है, ठीक है। आराम से इंसर्ट हो जाता है आपका टारगेट डीएनए, ओके। सो अभी किसी को ये डाउट है, पूछ सकते हो, कुछ डाउट रहेगा तो पूछो, है किस डाउट है, समझ में आ रहा है, यस, या किसी को रिपीट चाहिए, ओके, ठीक, ओके। नेक्स्ट स्टेप क्या है अभी, आपका आपका क्या हो गया अभी, नाउ यू हैव गॉट
और रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर मिल गया आपको। रिकॉम्बिनेंट वेक्टर मतलब क्या, आपका वेक्टर कंसिस्टिंग ऑफ फॉरेन डीएनए इज नथिंग बट रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, ठीक है। ओके, समझ रहे, ठीक है। अभी नेक्स्ट है, नेक्स्ट स्टेप में क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो वेक्टर है उसको आपको डालना पड़ेगा, किसमें डालना पड़ेगा, ये वेक्टर को आपको डालना पड़ेगा इनटू होस्ट, ठीक है। तो वेक्टर को आपको होस्ट सेल के अंदर डालना है, क्योंकि क्या है, ये एक्चुअली जो क्लोनिंग मेथड है इट वाज डिजाइन फॉर एम्पलीफिकेशन ऑफ टारगेट डीएनए, बट अभी क्या हो गया, पीसीआर हम लोग यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। तो 1990s 1980s से पहले जो भी टारगेट डीएनए को एम्पलीफाई करना था वो इट वाज वाया क्लोनिंग मेथड, एंड इट टुक मिनिमम ऑफ 7 days टू कैरी आउट क्लोनिंग। एंड अभी पीसीआर जो है वो टारगेट डीएनए अगर आपको चाहिए, सो आइसोलेशन करके एंड ऑफ डीएनए एंड पीसीआर एंड जेल रन करके आपको मैक्सिमम ऑफ 2 days लगता है, इट कैन बी कंप्लीटेड विद इन अ डे ऑल्सो, ठीक। इट डिपेंड्स ऑन क्वालिटी, ओके। सो 7 days आप यूटिलाइज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ 2 days, मतलब 2 days आप यूटिलाइज कर सकते हो अभी इन मॉडर्न टाइम, एंड इन ओल्डर टाइम्स इट वाज 7 days, ओके। सो अभी आपको क्या करना है, आपको फॉरेन डीएनए डालना है, इट इज़ अ नेकेड डीएनए, ठीक है। और आपको इंसर्ट करना है इनटू होस्ट, ठीक है, होस्ट में इंसर्ट करना है। सो दिस मेथड इज नथिंग बट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ये है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इट इज नथिंग बट ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। एक मिनट है। ओके, सो आपने कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन यूनिट 1 में पढ़ा है, तो उससे ही रिलेटेड है, ठीक है। तो आपने फॉरेन डीएनए इंसर्ट किया, इट इज नथिंग बट ए नेकेड डीएनए। सो जब सेल एक्सेप्ट कर लेगा तो इट विल बी रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट ऑर्गेनिज्म हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो अभी ये क्या है, आपका ये आपका क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर अभी इंसर्ट करना है आपको, तो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो इट कैन बी वाया यूज ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है ना, केमिकल मेथड यूटिलाइज कर सकते हो, या आप उसको एंड प्लस हीट शॉक दे सकते हो। अगर हीट शॉक नहीं देना तो यू कैन गिव इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है। इसको, ये मेथड को बोला जाता है इलेक्ट्रोपोरेशन, ठीक है, इलेक्ट्रोपोरेशन, ठीक है। तो ये आप हीट शॉक दे सकते हो या इलेक्ट्रिक शॉक दे सकते हो इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड, ठीक है। बट आपको कैल्शियम क्लोराइड यूटिलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों भी नेगेटिवली चार्ज रहेंगे डीएनए, सॉरी आपका ये प्लाज्मेट, क्योंकि डीएनए है, एंड आपका जो सेल वॉल है या सेल मेम्ब्रेन है इट इज ऑल्सो नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। तो ये दोनों रिपेल करेंगे, तो इसलिए कैल्शियम क्लोराइड से क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है, तो ये इधर बाइंड करेगा कैल्शियम, ठीक है। एंड इट सो कैल्शियम पॉजिटिवली चार्ज है तो इट विल ऑल्सो बाइंड टू प्लाज्मा, ठीक है। तो ये जो कैल्शियम क्लोराइड है इट विल फैसिलिटेट बाइंडिंग ऑफ, या एकदम क्लोज कांटेक्ट में लाएगा प्लाज्मेट को सेल से, ठीक। और फिर उससे आपका जो प्लाज्मेट है वो इंटीग्रेट हो इंसर्ट हो जाएगा इनटू होस्ट क्रोमोसोम, होस्ट होस्ट के अंदर चला जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, क्योंकि इसके पास अभी जो प्लाज्मेट है इट हैज़ इट्स ओन ओराई, एक बार इंसर्ट हो गया, ठीक है, इंसर्ट हो गया तो इसके पास खुद का ओराई है, तो इट विल स्टार्ट रेप्लिकेटिंग इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट आता है अभी हम लोग इधर, ओके।
सो आपको चूज भी करना पड़ेगा उसका जो कैसे उसको स्क्रीन किया जाता है फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए, वो भी हम लोग आगे शायद रहेगा तो चेक करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पे। एंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का हम लोग थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे, थोड़ा नहीं एकदम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। ओके, सो एक तो होपफुली आपको डीएनए क्लोनिंग समझ में आया। अगर समझ में आया तो यस टाइप करो, अगर नहीं समझ में आया तो रिपीट आर टाइप करो, सो आई विल गेट इट। ओके, ओके, सो आगे चले। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इज नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। तो ये इतना ही आपका था डीएनए क्लोनिंग से रिलेटेड। नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम लोग क्या बोला जाता है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये क्या कर रहा है, एंडो मतलब अंदर, न्यूक्लियस मतलब डीएनए को कट करना, ठीक है। न्यूक्लियस आपका आरएनए भी हो सकता है, बट इधर हम लोग डीएनए की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो किधर कट मारेगा? जैसे मैंने पहले बताया आपका, अगर ये रेस्ट्रिक्शन साइट है, रेस्ट्रिक्शन साइट होने चाहिए, स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन साइट्स होते हैं जिधर ये स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट मारते हैं, ठीक है। तो दो टाइप के कट होते हैं, तुमको पता है, ये स्टैगर्ड कट है और स्टैगर्ड कट ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। सॉरी, ऐसा भी हो सकता है, ओके। तो इसलिए 3' ओवरहैंग बन सकते हैं, 5' ओवरहैंग भी बन सकता है, ठीक है। डिपेंड करता है मॉलिक्यूल पे कैसा मतलब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ओके। एंड फिर यह ब्लंट कट भी कर सकता है। आपको ब्लंट कट मिला तो आपको ब्लंट एंड्स मिलते हैं, ठीक है। सो ये हम लोग ज़्यादातर ब्लंट एंड्स यूटिलाइज नहीं करते, क्योंकि आपको ब्लंट एंड्स जोड़ने के लिए, लाइगेट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। एंड उसमें जो एफिशिएंसी रहती है ऑफ लाइगेशन वो रिड्यूस हो जाती है, तो इसलिए एफिशिएंसी के बेसिस पे हम लोग ज़्यादातर स्टैगर्ड कट यूज़ करते हैं, क्योंकि वो 1/10 यानी 100 लेस एंजाइम यूटिलाइज करता है, लाइगेस, डीएनए लाइगेस यूटिलाइज करता है, ओके। तो ब्लंट एंड्स को हम लोग बहुत कम यूटिलाइज करते हैं, ओके, ओके, ठीक है। सो अभी हम लोग आते हैं इधर, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कर क्या रहा है, ये बेसिकली आपका जो फॉस्फोडाइएस्टर बैकबोन है, फॉस्फोडाइएस्टर बैकबोन है, उसको तोड़ रहा है, ठीक है, उसको कट कर रहा है, ठीक है। फॉस्फोडाइएस्टर बैकबोन को तोड़ रहा है, ओके, ओके, आगे चलते। ऑल ओके, ओके, सो इसमें आपको जब भी आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करोगे तो आपको 5' फॉस्फेट एंड 3' OH जनरेट करके मिल जाता है, ठीक है। तो अगर जैसे आपने एग्जांपल इधर कट किया, ठीक है, तो इधर कट करने में आपको मिल जाएगा ये, जैसे 5' है, ठीक है, और ये 3' OH, ठीक है। ये 5' फॉस्फेट एंड 3' OH मिल जाएगा, ठीक। वैसे ही इधर भी आपको 5' फॉस्फेट एंड 3' OH, ठीक है, ऐसा मिल जाएगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे ये इस केस में हम लोग 5' ओवरहैंग मिल रहा है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। एक मिनट, ओके। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, ये डीएनए फ्रैगमेंट्स का पूल बनाता है, ओके, पूल ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स, जो भी आपको क्लोन करना है उससे, ठीक है। बट इसमें से अभी आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पूरा डीएनए आइसोलेट में अगर यूज करोगे तो आपको बहुत सारे फ्रैगमेंट्स मिलेंगे, एक अकेला एक ही फ्रैगमेंट नहीं मिलेगा, आपको बहुत सारे फ्रैगमेंट मिलेंगे, डिपेंडिंग ऑन
फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट्रिक्शन साइट, अगर ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन साइट्स है तो उतने ज़्यादा आपको फ्रैगमेंट्स मिलेंगे। अगर रेस्ट्रिक्शन साइट कम है या रेयर इवेंट है, अगर एक ही है या दो है, दो तो चाहिए ही आपको कट करने के लिए, तो अगर दो भी है तो फिर आपको इजीली मिल सकता है। बट डिपेंड करता है, जैसे हम लोग बैमएच 1 यूज़ करते हैं या इको R1 यूज़ करते हैं, तो उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ठीक है, तो उसमें आपको बहुत सारे फ्रैगमेंट मिलेंगे अगर आप जीनोमिक डीएनए को कट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, सो हम लोग क्या कर रहे हैं, सो बहुत एक्चुअली अभी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइज किया जाता है, एंड जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है और उसको दूसरे टेक्निक के साथ भी जोड़ा जाता है, ठीक है। एंड जैसे RFLP हो गया, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, उसके साथ उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस को यूटिलाइज करते हैं, उसमें भी स्पेसिफिक आप प्रोब्स यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जैसे डीएनए ब्लॉटिंग हो गया तो उसमें भी यूटिलाइज होता है, ठीक है, डीएनए ब्लॉटिंग हो गया या RNA ब्लॉटिंग हो गया, ठीक है, वेस्ट आपका सॉरी सदर्न ब्लॉटिंग एंड नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, ठीक है। बट आजकल अभी ब्लॉटिंग कम यूटिलाइज होता है, खाली वेस्टर्न ब्लॉटिंग अच्छे से यूटिलाइज होता है क्योंकि उसमें आपका एंटीबॉडीज है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपका ओके, तो ज़्यादातर जो कुछ साइंटिस्ट है दे रिक्वायर पार्शियल डाइजेस्ट मतलब आप थोड़ी देर के लिए एक्सपोज करो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से एंड जो उसको उसकी एक्टिविटी को रोक दो, तो आपको जब डीएनए सब जगह से ये नहीं मिलेगा आपको, डाइजेस्टेड नहीं मिलेगा, एज एन डाइजेस्ट मतलब कट हुआ हुआ मिलेगा, कहीं कहीं जगह कट मिलेगा, कहीं जगह कट नहीं मिलेगा, तो उसको बोलते हैं पार्शियली डाइजेस्ट, ठीक है। पार्शियल डाइजेस्ट मतलब बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन साइट्स है, जैसे 100 रेस्ट्रिक्शन साइट है, बट आपके 20 या 30 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट्स ही कट होंगे, बाकी रेस्ट्रिक्शन साइट्स कट नहीं होंगे, तो इसको बोलते हैं पार्शियल डाइजेस्ट, ठीक है, क्योंकि इधर हम लोगों ने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के फुल पोटेंशियल को यूटिलाइज नहीं किया, ठीक है। उसका भी एक रीजन है कि हम लोग को पार्शियल डाइजेस्ट क्यों चाहिए, तो उसके भी रीजन है, ठीक है, तो जाने दो अभी। ओके, तो उसमें आपको फ्रैगमेंट्स ज़्यादा मिलेंगे और फिर उतने फ्रैगमेंट्स में आपको ज़्यादा काम बढ़ जाता है, तो साइंटिस्ट दे यूटिलाइज पार्शियल डाइजेशन ऑल्सो। ओके, अभी जनरल प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, और इसको थोड़ा मैं एक्सपैंड कर लेता हूँ। ओके, तो जनरल प्रॉपर्टीज में अभी भैया, ओके, तो ये आपके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कहाँ से मिलते हैं, अभी हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में आ रहे हैं और इसकी प्रॉपर्टीज किधर से मिलते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सबसे पहले पता चला कि बैक्टीरिया में होते हैं, एंड बैक्टीरिया का ये डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। जैसे हमारे पास इम्यून सिस्टम है फॉर आवर डिफेंस, ठीक है ना, इम्यून सिस्टम में भी लिम्फोइड एंड माइलॉइड सिस्टम है, ठीक है, वैसे ही बैक्टीरिया के पास भी डिफेंस सिस्टम है बाय यूटिलाइजिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अभी वो किस किस अगेंस्ट डिफेंस कर रहे हैं, अभी आप बोलोगे कि बैक्टीरिया तो दूसरे को इन्फेक्ट करता है, पैथोजेनेसिस कॉज करता है, बट ऑब्वियसली बैक्टीरिया में भी बैक्टीरियोफाज इन्फेक्ट करता है, ठीक है। ओके, सो तो बैक्टीरियोफाज आप जब इन्फेक्ट करता है तो वो क्या होता है, अपना डीएनए अंदर डाल देता है, राइट। सो वो डीएनए को डिस्टिंग्विश करने के लिए, ठीक है, जैसे मैं इधर व्हाइट बोर्ड में आ जाता हूँ वापस, आपका जो फॉर एग्जांपल ये इकोलाई है, ओके, एंड ये उसका न्यूक्लियोइड है, ठीक है, मतलब उसका डीएनए क्रोमोसोम है, ओके, एंड जो आपका वायरस आया तो उसका डीएनए ऐसा हो गया, ठीक है। अभी तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के पास एबिलिटी होनी चाहिए, एंजाइम के पास एबिलिटी होनी चाहिए कि इट कैन डिस्टिंग्विश दिस फ्रॉम दिस, ठीक है। अगर वो डिस्टिंग्विश कर पाया इससे इसको और इसको, तो इट नाउ इट कैन एक्ट ऑन दिस वायरस क्या डीएनए एंड इसको कट कर देगा, ठीक है। तो पहला है उसका रिकग्निशन, आरएमएस सिस्टम में बोलता हूँ इसको, सिंपल है,
तो एस मतलब स्कैन, ठीक है, ओके, एम मतलब मॉडिफिकेशन और आर मतलब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। तो सिंपल है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में बताया, आरएमएस सिस्टम रहता है, ये आरएम सिस्टम भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये क्या करता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमेशा मॉडिफिकेशन या मिथाइलेशन एंजाइम के साथ रहता है, ठीक है। कहीं कहीं रेयरली रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इज सेपरेट फ्रॉम मॉडिफिकेशन एंजाइम। अभी इसमें क्या होता है, जो एस जो सिस्टम है उसमें ये स्कैन करता है डीएनए को फॉर मिथाइलेशन पैटर्न, ठीक है, मिथाइलेशन पैटर्न डिटेक्ट करता है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो सॉरी ई कोलाई का जो स्पेसिफिक सीक्वेंसेस में मिथाइलेशन रहता है, ठीक है। तो ये एक टाइप का टैगिंग होता है, आईडी होता है, जैसे ए में मिथाइल ग्रुप अटैच हुआ, ठीक है, ओके। एंड जो वायरस रहेगा उसमें ये सीक्वेंस रहेगा, बट इट में बी विदाउट एनी टैग्स, ठीक है, ओके। सो इसमें क्या होगा, आपका जो रेस्ट्रिक्शन साइट एंजाइम है, इधर आरएमएस सिस्टम है, तो ये स्कैन करता है, तो स्कैनिंग से पता चलता है इधर मिथाइलेशन ग्रुप है। सो वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूटिलाइज नहीं करेगा, बट सेम रेस्ट्रिक्शन आरएमएस सिस्टम इधर आएगा और बोलेगा कि इधर इसके पास तो मिथाइलेशन पैटर्न नहीं है, ठीक है, इट इज़ विदाउट मिथाइलेशन, ठीक है। तो ये इसको फॉरन कंसिडर करेगा और इसको कट कर देगा, ठीक, इसको कट कर देगा, स्टैगर्ड कट मार सकता है, कैसा भी कट मार सकता है, ओके। तो इसमें ये क्या करेगा, इसको कट कर देगा, जैसे इधर मैंने बताया, इधर कट कर देगा, ठीक है, फॉरन मॉलिक्यूल समझ के इसको कट कर देगा, ठीक है, ओके। सो आप बोलोगे कि एम का एम कभी यूटिलाइज होता है, तो एम यूटिलाइज होता है जब डीएनए रेप्लिकेट कर चुका हो, ओके। जब डीएनए रेप्लिकेट करता है तो क्या होता है, एक सेमी कंजर्वेटिव पैटर्न, यस, राइट, सेमी कंजर्व्ड रहता है, तो एक पेरेंटल डीएनए रहता है और एक डॉटर डीएनए स्ट्रैंड रहता है, ठीक है, ओके। एंड इधर आपको CS3 पैटर्न मिल जाएगा, बट इधर आपको CS3 पैटर्न नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली आपका जो ये डॉटर स्ट्रैंड जनरेट होता है, तो इसको स्कैन किया जाता है फॉर एनी डिफेक्ट्स, अगर डिफेक्ट्स रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं, आपको उसको रिमूव किया जाएगा, ठीक है। बट अगर एक बार इधर तो मिथाइलेशन इधर किसके वजह से होता है, आरएमएस सिस्टम की वजह से ही होता है इधर, ओके, आरएमएस सिस्टम की वजह से होता है। तो आरएमएस में जो एम जो है वो मिथाइलेशन कॉज करता है, ठीक है, और मिथाइलेशन किस में कॉज करेगा, इधर, ठीक है। तो ये स्कैन करता है फॉर हेमी मिथाइलेटेड स्ट्रैंड, हेमी मतलब सेमी, ठीक है, हेमी मिथाइलेटेड स्ट्रैंड, ओके। हेमी मिथाइलेटेड मतलब एक ही स्ट्रैंड मिथाइलेटेड है, पेरेंटल स्ट्रैंड हो गया, और डॉटर स्ट्रैंड अभी क्योंकि वो अभी जनरेट हुआ है, उसको स्कैन करके अगर प्रूफ किया गया कि इट डजंट हैव एनी डिफेक्ट्स, तो फिर उसमें मिथाइलेशन होता है, ठीक है। तो मिथाइलेशन इवेंट तब तक रुका रहेगा जब तक जितने भी डिफेक्ट्स है उसको न्यूट्रलाइज नहीं किया जाएगा, ठीक है। बट अगर फॉर एग्जांपल पहले ही मिथाइलेशन इवेंट हो जाता है, तो इधर अगर जो भी डिफेक्ट्स रहेंगे इट विल बी पास फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है, एकदम सिंपल है, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होता है, बैक्टीरिया अपना डीएनए को मॉडिफाई करता है मिथाइलेशन पैटर्न से, और एक स्पेसिफिक साइट में मिथाइलेट करता है। ऐसा नहीं है कि मैंने जैसे अभी बताया GATC में ही मिथाइलेट करेगा, हर ऑर्गेनिज्म का अपना मिथाइलेशन पैटर्न रहता है, ठीक है। सो इट कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉरेन डीएनए, अगर फॉर एग्जांपल हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर से भी आता है तो उसको भी रिकॉग्नाइज कर सकता है एज अ फॉरेन, ठीक है, उसको भी कट कर देता है। और जो भी कट डीएनए रहता है उसमें से न्यूक्लियोटाइड्स एक्सट्रैक्ट करके यूटिलाइज कर सकता है बिल्ड एज अ बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक है, ओके। सो हम लोग इधर आ जाते हैं वापस, ठीक है। एंड अभी हम लोग देखते हैं इधर, ओके। तो बैक्टीरिया जैसे इधर बताया मॉडिफाई करता है अपना ओन रिस्ट्रिक्शन साइट्स, मिथाइलेशन पैटर्न, ओके। सो वर्नर, आर्बर, नेथन्स एंड हैमिल्टन ओ स्मिथ, इन्होंने 1978 में नोबेल प्राइज जीता था फॉर डिस्कवरी ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक है।
अभी देर इज ऑल्सो अनदर सिस्टम विच इज कॉल्ड एज क्रिस्पर Cas9 सिस्टम, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पाया गया, और ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को कॉम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। ओके, सो काफ़ी ज़्यादा यूजफुलनेस है क्रिस्पर Cas9 का, और उसमें हम लोग डीएनए को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है, और एज अ मॉलिक्यूलर टूल भी यूटिलाइज करते हैं। ओके, सो अभी तक जब तक ये बुक पब्लिश हुआ था, तब तक ये बताया गया कि मोर देन 400 डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हैव बीन आइसोलेटेड, ठीक है, और 2000 से ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को कैरेक्टराइज किया, पार्शियली कैरेक्टराइज किया। ओके, तो देर आर 400 डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ओके, तो हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को 3 लेटर सिस्टम में से डिनोट करते हैं, जैसे बैम, BAM, ओके, इको R1, ठीक है, इको में ECO, ई कोलाई का। ओके, तो जो फर्स्ट लेटर रहता है वो जीनस रहता है। ओके, एंड आपका सेकेंड एंड थर्ड लेटर रहता है वो स्पीशीज का नाम रहता है, ठीक है। ये हम लोग प्रॉपर्टीज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के। ओके, जो लेटर्स रहते हैं वो इटैलिक इटैलाइज इटैलिक्स में रहते हैं, ठीक है, या उसको अंडरलाइन भी किया जा सकता है। ओके, फॉलोड बाय रोमन न्यूमेरिकल से फॉलो किया जाएगा, ठीक है, जिससे पता चलेगा कि कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट किया है, कौन से स्ट्रेन से आइसोलेट किया, ठीक है, ठीक है। जैसे इको R1 आर भी स्ट्रेन का नाम है और वो फर्स्ट स्ट्रेन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है एडिशनल लेटर्स समटाइम्स आर एडेड just before the number to signify particular bacterial strain। तो स्ट्रेन को सिग्निफाई करो, ठीक है, जिधर से ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट किया है। जैसे इको R1 हो गया, इको RV हो गया, ये दोनों भी इकोलाई से मिला है, बट स्ट्रेन था RY13, ठीक है, तो इसको हम लोग ने R1 बोला गया, ठीक है। फिर हिंदी 3 है। अभी इसमें एक्चुअली ये एक टाइप का 4 लेटर है इंस्टेड ऑफ 3 लेटर, ठीक है। तो नहीं, 3 लेटर है, सॉरी। तो HIN आपका ये हो गया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से आइसोलेट किए, ये भी इन्फ्लुएंजा कॉज करता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। और ये जो आपका स्ट्रेन था RD, ठीक है, RD, तो इसका D यूटिलाइज किया। ओके, इको R1 एंड इको RV आर द वी मतलब फिफ्थ, सॉरी वी बोल रहा हूँ, फिफ्थ है, आर द फर्स्ट एंड फिफ्थ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आइडेंटिफाइड इन इकोलाई स्ट्रेन RY13, ठीक है। तो ये फर्स्ट एंजाइम है और ये फिफ्थ एंजाइम, RV बोल रहा हूँ, सॉरी, तो ये फिफ्थ एंजाइम, ठीक है। ओके, सो जैसे ये प्रोनाउंसिएशन में हम लोग नहीं जाते, तो जैसे बैम H1 को बैम H1 बोला जाता है, ये BGL को बेगल 2 बोला जाता है, इको R1 को इको R1 बोला जाता है, इको R1, ठीक है। हिंदी 3 को HIND3, ठीक, HHAHA1 को हा 1 बोला जाता है, एंड HPA को HEPA 2 बोला जाता है। सो प्रोनाउंसिएशन बताया, तो इस पे प्रोनाउंसिएशन आप अवॉइड कर सकते हो, बट बाकी जो है वो इम्पोर्टेंट है, ये सब इम्पोर्टेंट। ओके, ये पढ़ सकते हो। ओके, नेक्स्ट है एक्सेस ऑफ सिमेट्री, कैसे कट करेगा वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे मिड पॉइंट के थ्रू कट कर सकता है, या अगर स्टैगर्ड कट है तो अलग से कट करें। ओके, तो जो न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड रहता है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम रहता है, ठीक है। ओके, एंड और उसका कॉम्प्लीमेंट्री भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम रहता है, मतलब 3 प्राइम टू 5 प्राइम अपोजिट स्टैंड। ओके, तो जो सीक्वेंस है जो कट करने का वो 2 फोल्ड है, मतलब 2 DNA मॉलिक्यूल को कट करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ 1 DNA स्ट्रैंड, ठीक है। तो दोनों DNA स्ट्रैंड को कट करना पड़ेगा। ओके, ओके, एंड ऑब्वियसली आपको जब भी DNA स्ट्रैंड देखा तो ये रोटेशनल सिमेट्री में आ जाता, 2 फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री होती है। ओके,
ओके, सो जैसे देर आर अभी जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो डिपेंड करता है कितना बड़ा है। तो 4 न्यूक्लियोटाइड भी बड़ा हो सकता है, 6 न्यूक्लियोटाइड भी बड़ा हो सकता है, या 8 न्यूक्लियोटाइड्स भी बड़ा हो सकता है, या 12 भी हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आप यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऊपर से ज़रा बता दो मुझे। ये आपने पहले भी पढ़ा है। ओके, ठीक है। सो ये टू फोल्ड सिमेट्री है। जैसे ये देखो, सीक्वेंस भी सेम है, GAA TTC, GAA TTC। ठीक है, और इधर पॉइंट ऑफ क्लीवेज इधर है। ठीक है, तो जो सिमेट्री है वो इधर है, बीच में। ठीक है, इधर तो इधर 3 न्यूक्लियोटाइड्स, इधर 3 न्यूक्लियोटाइड्स, तो ये बीच में। ठीक है, तो आपको जब भी डाइजेस्ट करोगे इको R1 से तो ऐसा स्ट्रैंड मिलेगा। ठीक है, तो ये 5' ओवरहैंग है। ओके, ऐसा कोई कई जगह एसिमेट्रिकल रहता है, जैसे ये सिमेट्रिकली कट हो रहा था, मतलब अगर हम लोग देखें तो 6 न्यूक्लियोटाइड्स और बीच से कट हो रहा था कहीं। ठीक है, मतलब पॉइंट ऑफ क्लीवेज अलग है, बट ये इक्वली डिवाइड हो रहा है। बट अगर तुम लोग देखोगे कुछ जो रहते हैं एसिमेट्रिकली कट भी करता है, जैसे BSTX1। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस। कितना बार रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रिपीट हो रहा है। तो ये पहले हम लोगों ने पढ़ा, फ्रीक्वेंसी बता सकता है कोई फॉर्मूला? यस, कोई बता सकता है फॉर्मूला क्या? एम आई स्टिल ऑडिबल? यस, तो मुझे बता दो फॉर्मूला, पता है किसी को? ठीक है, सो ये फॉर्मूला है 1/4 रेज टू n। ठीक है, n इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन रेस्ट्रिक्शन साइट। ठीक है, जैसे इधर हम लोगों ने देखा था GATC, राइट? इधर देखा था, ये देखा, राइट? तो कितना न्यूक्लियोटाइड है? 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे उसको, 1/4 रेज टू 4, विच इज नथिंग बट 1/256। ठीक है, तो विच इज नथिंग बट एक न्यूक्लियोटाइड जो ये आपका GATC सीक्वेंस रहेगा पर 256 बेस पे। ठीक, समझ रहे? तो 256 बेस पेयर में एक ये रेस्ट्रिक्शन साइट रिपीट होगा। ठीक है, ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। ठीक है, मतलब हाइपोथेटिकल है कि जो फ्रीक्वेंसी है दैट विल बी दिस, फॉर एवरी 256 बेस पेयर देयर विल बी वन रेस्ट्रिक्शन साइट। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आपका ये वैल्यू रहेगा एज एन रेस्ट्रिक्शन साइट, जितना बड़ा रहेगा उतना उसकी फ्रीक्वेंसी वुड बी लेस, फ्यूअर फ्रीक्वेंसी रहेगी। ठीक है, ओके, जैसे अगर मैं इधर बोलूँ कि 1/4 रेज टू 6 है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी और कम हो जाएगी। या 1/4 रेज टू 8 है, तो बहुत रेयर इवेंट हो जाएगा। ये वाला तो बहुत रेयर इवेंट हो जाएगा। किसी किसी का तो 1/12 भी रहता है, तो वो तो एकदम स्पेशल, एक ही बार रिपीट होता है पूरे ऑर्गेनिज्म। मिला तो मिला वैसा। ओके, तो इससे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी से हम लोग क्यों क्यों कर रहे हैं, इससे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूटिलाइज कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, वो मेन है। ठीक है, क्योंकि अब अगर रेस्ट्रिक्शन साइट्स बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में है तो आपको बहुत सारे बैंड्स मिल जाएंगे, एंड आपको फिर वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आप क्यों लिया वो उसके लिए पछताओगे। ठीक है, तो इट कैन प्रोड्यूस मैनी कॉपीज, और आप इंटरेस्टेड हो खाली वन एक ही जीन में या एक ही पर्टिकुलर जीन में इंटरेस्टेड रहोगे,
तो मिलियन कॉपीज मिल जाएंगे तो बहुत आपको प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जितना कम कॉपीज हो सके उतना अच्छा, और जितना स्पेसिफिकली एंजाइम टारगेट कर सके उतना अच्छा, ठीक है। ओके, अच्छा ये 1/4 रेस टू n का क्या फंड है, वो आपको अगर पता रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं पता रहेगा तो आई विल, एक मिनट मैं बता भी देता हूँ। तो प्रोबेबिलिटी कैसे आती है इधर, प्रोबेबिलिटी आती है 1/4 क्यों लिया, क्योंकि जैसे ये 4 रेस्ट्रिक्शन साइट है, ठीक है। तो इसमें आपकी प्रोबेबिलिटी है कि कौन सा डीएनए सीक्वेंस जा सकता है, जी जा सकता है, इसमें ए जा सकता है, ओके, टी जा सकता है, एंड सी जा सकता है, ठीक है। कौन सा भी एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जा सकता है, ओके। सो इसलिए ये कितने 4 है, ठीक है। तो इसमें कौन सा न्यूक्लियोटाइड आएगा, द प्रोबेबिलिटी वुड बी 1/4, ठीक है। कौन सा भी एक स्टैंड जा सकता है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है, फर्स्ट सीक्वेंस में जी आ सकता है, ए आ सकता है, टी आ सकता है, सी आ सकता है, तो प्रोबेबिलिटी होगी क्या होगी 1/4। वैसे नेक्स्ट सीक्वेंस की भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/4, नेक्स्ट उसके नेक्स्ट सीक्वेंस की 1/4, 1/4, ठीक है, समझा ये। तो ये 1/4 रेस टू n हो जाता है, समझा, के ऊपर से क्या बता दो मुझे। ठीक है, सो ऐसा आप निकाल सकते हैं, सो इसमें से आप पढ़ सकते हैं, ओके। तो आइडियल जो बोला जाता है, जो ये डीएनए सीक्वेंस होना चाहिए, वो ये 50% आपका अगर जीसी कंटेंट रहेगा तभी ये फॉर्मूला वी कैन अप्लाई, ठीक है, टारगेट डीएनए के लिए। बट वी कैन नॉट अप्लाई, वी कैन अप्लाई फॉर अदर थिंग, बट अप्रोक्सीमेट वैल्यू जी प्लस सी कंटेंट का शुड बी 50%, ठीक है। तभी ये जो आपका फॉर्मूला रहेगा वो सक्सेसफुल रहेगा, ओके। एक मिनट, तो इधर एग्जांपल दे रखा है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के, जैसे ये 6 बेस पेयर का है, ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी और कम हो जाएगी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी कम हो जाएगी, और ये आ जाएगा 256 इंटू 16, विच इज नथिंग बट 40, नहीं सॉरी, 256 इंटू 4096, ठीक है। तो 4096 हो जाएगा, मतलब 4000 बेस पेयर में एक बार रिपीट होगा, ठीक है। तो बैम एच वन ये तो, और इसके आप देख सकते हो रिकग्निशन साइट और पोजीशन ऑफ कट, इधर से तो ये स्टैगर्ड कट मारे गए हैं सारे, ठीक है। स्मा वन, सेल वन, पीएसटी, हिंदी 3 है 1, ठीक है। तो ये आप इसमें से एक एग्जांपल पूछने या आ सकता है कि कौन सा इसमें 6 बेस पेयर वाला रिकग्निशन सीक्वेंस है, ओके। नेक्स्ट आपका आता है 4 बेस पेयर का जो रिकग्निशन सीक्वेंस है, जैसे हेपा 2, साओ 3, ठीक है, हा हा 1, ठीक है, हे 3, ओके। तो ये कौन से ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट किया वो भी इंपॉर्टेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल इधर बैमएच 1 बैसिलस अमाइलो लिक्विफिकेंस एच से आइसोलेट किया, इको R1 इकोलाई RY13 से, ये हिमोफिलस इजिप्टस से, ओके, हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा RD से, स्मा 1 सेरेसिया मार्सिसेंस से, ओके। सो ये आप आई कर सकते हो। अभी 8 बेस पेयर का भी आता है और 12 बेस पेयर का भी है, ठीक है, एंड नॉट 1, ठीक है। नोकार्डिया ओटाइटिडिस, मतलब ये ईयर इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, ठीक है। कैवियरम, ओके। अभी अगर देखोगे तो ये BST-X1 है, और ये बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस से, आपको पता है बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस 121 डिग्रीज पे 10 मिनट्स तक वो जिंदा रहता है, बट इसलिए हम लोग जो ऑटोक्लेविंग टेम्परेचर है वो 15 मिनट्स रखते हैं, ठीक है, ओके। सो
ये भी काफ़ी बड़ा सीक्वेंस है, ठीक है। इसमें स्पेसर्स भी रहते हैं और हर एक का जो कट है, एक में इसमें 3 प्राइम ओवरहैंग मिलेगा, इसमें 5 प्राइम ओवरहैंग मिलेगा, ठीक है। और हर एंजाइम का पोजीशन अलग होता है, ठीक है। अच्छा, एक और मैं बता देता हूँ। इधर दिया है क्या, एक बार देख लेता हूँ। दिया शायद नहीं दिया रहेगा, तो ओके, इधर आ जाता हूँ। ओके, अच्छा सुनो तो अगर सॉरी, जैसे ये सीक्वेंस है, ठीक है। और ओके, if there are two restriction enzymes, okay, two, okay, और ये दोनों भी सेम रिस्ट्रिक्शन साइट पे कट्स मार रहे हैं, ओके। सेम रिस्ट्रिक्शन साइट पे कट मार रहे हैं, सिमिलर कट मार रहे हैं, ठीक है। दोनों भी ऐसे मार रहे हैं कट, ठीक है। तो ऐसे एंजाइम्स को बोला जाता है, बिकॉज दीज बोथ एंजाइम प्रोड्यूस सेम सिमिलर कट या सेम कट्स, ओवरहैंग्स बनाते हैं सेम, और सेम टारगेट मॉलिक्यूल को मतलब सेम सीक्वेंस को टारगेट करते हैं। तो ऐसे एंजाइम्स को बोला जाता है आइसोसीजोमर, ओके, आइसोशीजोमर, ठीक है। आपको बुक में मिल जाएगा, अभी मुझे दिख नहीं रहा किधर है। तो ऐसे एंजाइम्स को आइसोशीजोमर्स बोला जाता है। ये ऐसे एंजाइम्स है जो कि सेम डीएनए मॉलिक्यूल, सेम सीक्वेंस को टारगेट करते हैं और करीबन करीबन सेम ओवरहैंग्स जनरेट करते हैं, ठीक है। समझा? यस, समझा के ऊपर से क्या। ओके, एक मिनट आ गया। ओके, सो अब इधर आ जाते हैं, अभी रेस्ट्रिक्शन साइट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, सो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करते हैं, आपको पता है। रेस्ट्रिक्शन साइट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं एंड उधर कट मारते हैं, ठीक है। तो ये आता है आपका रेस्ट्रिक्शन साइट्स बोला जाता है, ओके। तो ये स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड पेयर को रिकॉग्नाइज करता है एंड कट कर देता है, ओके। और ये दोनों स्टैंड में कट मारते हैं, नॉट ओनली वन स्टैंड, बट डबल स्टैंडर्ड ब्रेक मारते हैं, ठीक है। बट अगर एक ही स्ट्रैंड को कट मार रहा है तो फिर वो हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करने के लिए यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इज इन द फर्स्ट क्लास कट डीएनए इन डिफरेंट वेज, ठीक है। तो ओके, सो एक मिनट, हाँ, एक मिनट। तो एक सॉरी, इधर इधर क्या बोला गया, तो जो कुछ जो एंजाइम्स है वो जो रिस्ट्रिक्शन साइट है उसके अंदर कट मारता है, और कुछ एंजाइम्स है जो रेस्ट्रिक्शन साइट के बाहर कट मारता है, ठीक है। आउटसाइड द सीक्वेंस को कट करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल दे देता हूँ, एक मिनट, ओके। सो जैसे एक है, ये सीक्वेंस है GATC, ठीक है।
और एक एंजाइम उसको इधर से कट कर रहा है, ये स्टैगर्ड कट कर रहा है, और दूसरा एंजाइम उसको इधर से कट कर रहा है, ठीक है। इट इज नॉट विद इन द सीक्वेंस, इट इज आउटसाइड द सीक्वेंस, ठीक है। तो ये ऐसे कट मार सकते हैं, ओके। या ऐसा रहेगा तो ऐसा कट मारेगा, ओके। तो ये फर्स्ट क्लास 1 है और ये क्लास 2 है, ठीक है। क्लास 2 वाले आउटसाइड कट मारेंगे। एक मिनट, हाँ। ओके, ठीक है। सो आगे चलते हैं अभी। तो जो रेस्ट्रिक्शन साइट जो हम लोग क्लास 1 का देख रहे हैं, जो इंटरनल कट मारता है, तो वो हम लोग के लिए ज़्यादा यूजफुल है, ठीक है, क्योंकि वो दोनों स्टैंड में कट मार रहा है। और इट कैन प्रोड्यूस, उसमें भी ये हो सकता है कि वो स्टैगर्ड कट मारे या ब्लंट कट मारे, ठीक है। स्टैगर्ड कट मार सकता है या ब्लंट कट कट मार सकता है। तो स्टैगर्ड कट में आपको स्टिकी एंड्स मिलते हैं और आपको ब्लंट कट में ब्लंट एंड्स मिलते हैं, मतलब उधर ब्लंट रहता है, ठीक है। ओके, सो तो ये जैसे पैमैच वन है, वो स्टिकी एंड्स या स्टैगर एंड्स प्रोड्यूस करता है। तो उसमें 5 प्राइम 3 प्राइम ओवरहैंग्स मिलते हैं आपको, एंड ब्लंट कट में कोई भी ओवरहैंग नहीं मिलता, ठीक है। और जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो स्टैगर्ड कट मारते हैं और स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करते हैं, वो ज़्यादा वैल्यूएबल है इन क्लोनिंग डीएनए, ठीक है। जैसे मैंने बताया, अगर ओवरहैंग्स रहेगा तो जो आपका टारगेट डीएनए और जो आपका क्लोनिंग वेक्टर है उसमें अच्छे से ये इवेंट टेक प्लेस होगा, मतलब आराम से वो स्टिक हो जाएगा, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये एक बार देख लो अच्छे से। ओके, सो ये आराम से एनील कर सकते हैं अगर आप स्टैगर्ड कट जो एंजाइम, restriction enzyme, if it produces staggered cut, it would be very very useful, क्योंकि वो आपका टारगेट डीएनए में भी स्टैगर्ड कट मारेगा, वेक्टर में भी मारेगा, और उनको अनील होने के लिए या लाइगेट होने के लिए काफ़ी कम मेहनत लगेगा, मतलब एज इन दे विल अनील इंस्टेंटली, ठीक है। फिर उसको फिर लाइगेट, उसको लाइगेटिंग बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद डीएनए लाइगेस का यूटिलाइज करना पड़ता है, जिसकी वजह से लाइगेशन रिएक्शन, एज इन जो फॉस्फोडाइस्टर जो बॉन्ड है जो ब्रेक हुआ था, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने ब्रेक किया था, उसको बनाने के लिए फिर डीएनए लाइगेस का यूटिलाइजेशन किया जाता है, ओके। जस्ट अ सेकेंड, मैं वाइट बोर्ड में जाता हूँ। ओके, सो अगर आप देखोगे तो अगर जैसे ये मेरा वेक्टर है, ठीक है, ओके, ठीक है। और अगर आपने इधर क्या बोलते हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो इधर ये फटाक से लाइगेट कर देगा, ठीक है, ए टी सी, ओके। बट अगर आप देखोगे इधर एक मैं एक जी और डाल देता हूँ, ओके। सो ये आराम से लाइगेट कर लेगा, बट अभी ये इधर से जुड़ा नहीं है, ठीक है। तो इसको जोड़ने के लिए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कौन बनाता है? डीएनए लाइगेस,
ठीक है, डीएनए लाइगेज बनाता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो इधर दो टाइप के डीएनए लाइगेज यूटिलाइज करते हैं जो रिसर्चर्स है, जो सबसे कॉमनली यूज होता है। एक तो आपका हो गया ई कोलाई डीएनए लाइगेज, और दूसरा होता है आपका T4 डीएनए लाइगेज। ओके, तो T4 क्या है, फाज का T4 और ई कोलाई का डीएनए लाइगेज है। ओके, अभी इधर ये फर्क देखो कि कौन सा यूटिलाइज करता है। अगर स्टैगर्ड कट रहेगा तो इसमें जैसे फॉर एग्जांपल 1 डीएनए मॉलिक्यूल है, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, 1 डीएनए मॉलिक्यूल है, तो उसको ये जोड़ने के लिए एक ही ई कोलाई का लाइगेज इज इनफ। ठीक है, ओके। अभी मैं इधर आता हूँ ब्लंट एंड्स के बारे में, ब्लंट एंड्स के बारे में आता हूँ मैं। ठीक है, अगर वो ब्लंट कट मारता है, ठीक है, ऐसे स्ट्रेट कट मारता है, तो आपको क्या मिलेगा, इधर ऐसे स्ट्रेट। ठीक है, तो आप अगर फॉरेन डीएनए आपको ये करना है तो आपको वो भी इंसर्ट करना है, वो भी ब्लंट होना चाहिए। ठीक है, आप स्टैगर्ड कट यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो ई कोलाई का जो डीएनए लाइगेज है, इसको ये मॉलिक्यूल को जोड़ने के लिए इसमें मुझे, जैसे एग्जांपल मैंने 1 माइक्रोलीटर डाला है इसमें, एग्जांपल दे रहा हूँ फॉर स्टैगर्ड कट, तो मुझे इधर 100 माइक्रोलीटर डालने पड़ेंगे डीएनए लाइगेज के टू फॉर ब्लंट एंड्स। ठीक है, और उसमें भी उसकी इफिशिएंसी कम रहती है, तो 100 माइक्रोलीटर बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, ओके, एंड इस इफिशिएंसी भी कम है डी ई कोलाई के डीएनए लाइगेज की। ठीक है, तो इससे अच्छा हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं T4 डीएनए लाइगेज, ये फाज का डीएनए लाइगेज है। ठीक है, और ये मुझे जैसे इधर मैंने 100 माइक्रोलीटर यूटिलाइज किया, तो मुझे T4 डीएनए लाइगेज मुझे खाली 1 माइक्रोलीटर यूटिलाइज करना पड़ेगा, ताकि इसको मैं आइसोलेट कर सकूँ, सॉरी लाइगेट कर सकूँ, सॉरी सॉरी लाइगेट कर सकूँ। ठीक है, तो T4 डीएनए लाइगेज इज वेरी वेरी एफिशिएंट, ठीक है, इन कंपैरिजन टू इकोलाई T4 इकोलाई डीएनए लाइगेज। ठीक है, बट ये क्या, ये काफी रेयर कमोडिटी है, एंड ये एक्सपेंसिव है। ठीक है, दिस इज बिट चीप इन कंपैरिजन टू अदर ऑप्शन। ठीक है, समझ रहे कि ऊपर से जा रहा। तो डीएनए लाइगेज का काम क्या है, 5 प्राइम फॉस्फेट एंड 3 प्राइम OH के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जनरेट करना। ठीक है, 5 प्राइम फॉस्फेट है, 3 प्राइम OH, हमेशा याद रखो, ये तुमने पहले भी पढ़ा। Okay? तो आई थिंक डीएनए लाइगेशन के लिए ही अलग से पॉल बर्ग को नोबेल प्राइज भी मिला है। ठीक है, ये अकरेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड पेयर है, ये हम लोगों ने देखा था, जैसे 4 है तो 1/4 हो गया, और इसका अकरेंस हो गया 1/2 6 5। और अगर 1/8 का देखोगे तो ये 65,000 में एक बार रिपीट है। ओके, शुड आई स्टॉप फॉर दिस या मैं कंटिन्यू करूँ, एक बार बता दो। यस, शुड आई कंटिन्यू और शुड आई स्टॉप? Hello, students. Should I stop or should I continue? सैचुरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बता दो। समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं समझ में आ रहा रहेगा तो फिर सैचुरेशन पॉइंट यू विल बी रीचिंग सैचुरेशन पॉइंट, सो मैं स्टॉप कर देता हूँ। शुड आई स्टॉप? ओके, सो तुम लोग से रिप्लाई नहीं आ रहा, तो आई विल बी स्टॉपिंग इट।